अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री को हमने डिटेल से पढ़ा था। आज का जो लेक्चर है वो है जी इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस है उसको डिटेल से हमने इंशाल्लाह स्टडी करना है। बेटा चंद एक पॉइंट्स हैं फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, उसके 4 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं कार्बन की इंपॉर्टेंस रिलेटेड, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सबसे पहली चीज है कि कार्बन जो है ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है, बेसिक एलिमेंट होता है। कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सेकंड ये है कि इट कंटेन्स सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की जो सेंट्रल पोजीशन है, जो सेंट्रल यूनिट है वो कार्बन होता है। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको उसकी बॉडी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को देखें तो उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो सेंट्रल यूनिट है वो क्या होता है, वो कार्बन होता है। इसी तरह से कार्बन की टेट्रावेलेंट होता है, यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आप जानते हैं कि कार्बन जो है ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो ये देखिए चारों साइडों पे ये इस तरह से। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी है, कार्बन टेट्रावेलेंट है। हमारी बुक में वर्ड यूज हुआ टेट्रावेलेंट, दैट मींस कि इसकी वैलेंसी 4 होती है। लास्ट पॉइंट है कि इट रिएक्ट्स विद अदर एलिमेंट्स फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कार्बन है ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी मिलता है और मिलकर क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना देता है। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये क्या चीज है, कार्बन अपने कार्बन के साथ भी या फिर दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर भी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो 2 एटम्स को आपस में जोड़ता है। हमारी बुक में साइड बॉक्स में बेटा अगर आप देखोगे तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन भी किया हुआ है। तो हम कहेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, तो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है कि इट रिजल्ट्स व्हेन 2 और मोर एटम्स कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन शेल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, 2 एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होते हैं, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो स्ट्रक्चर बनता है, जो बॉन्ड बनता है, उसको कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन का हम कहते हैं कि भाई ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने लगा कार्बन हाइड्रोजन के साथ, तो हम जानते हैं कि कार्बन का हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनता है। क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के अंदर इसकी वैलेंसी 4 है, तो इधर से कार्बन अपने एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलाता है और जो बॉन्ड बनता है शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या नाम देते हो, कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। तो ये डेफिनेशन हमारे सिलेबस में लिखी हुई है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इट रिजल्ट्स व्हेन 2 और मोर एटम्स कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन शेल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताई है कि इट इज द बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। 2 हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बन जाए, जैसे ये हाइड्रोजन है, दूसरी हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बन जाए तो ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देगा। तो होता क्या है, बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो एग्जांपल है किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की। तो बच्चों ये तो बेसिक इसका इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हो गए और साइड बॉक्स में मौजूद कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन होगी। अब जरा सेकंड पैराग्राफ पे चले जाएं। सेकंड पैराग्राफ की पहली 2-3 लाइनें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई हैं और उनको जरा समझना बगौर जरूरी है। तो क्या है, देखिए कार्बन एटम जो होता है कंबाइन करता है जी 4 एटम्स के साथ। डेफिनेटली कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये 4 एटम्स के साथ या 4 रेडिकल्स के साथ कंबाइन करेगा एंड आर अरेंज्ड सिमेट्रिकली इन अ टेट्राहेड्रॉन। और टेट्राहेड्रॉन, टेट्रा मींस 4 एटम्स के साथ मिलकर एक सिमेट्री, एक स्ट्रक्चर बना देता है एंड रिजल्ट्स टू गिव अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। और उससे जो कॉन्फिगरेशन मींस शेप, स्ट्रक्चर, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। दोबारा ये पॉइंट समझ लीजिए कि कार्बन एटम 4 एटम्स या रेडिकल्स के साथ मिलता है, 4 एटम्स या रेडिकल के साथ मिलेगा और ये जो अरेंजमेंट है ये सिमेट्रिकली होती है कि टेट्राहेड्रॉन की सूरत में। टेट्राहेड्रॉन 4 एटम्स के साथ ये मिलता है और इस रिजल्ट के तौर पे ये क्या बना देता है, एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन बनाता है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। कार्बन एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये पॉइंट है। उसके बाद इस टेट्रावेलेंसी का, ये जो टेट्रावेलेंसी है कार्बन की, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम, इट मेक्स फेवरेबल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स। ये जो इसकी टेट्रावेलेंसी है, 4 एलिमेंट्स के साथ मिलने की जो इसकी सलाहियत है, ये क्या करती है कार्बन एटम की, इसको फेवरेबल एलिमेंट बना देती है।
इसको फेवरेबल एलिमेंट बनाती है। किस मकसद के लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाने वाले जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी इसकी जो टेट्रावैलेंसी है वो बड़ी फेवरेबल एक स्ट्रक्चर रखती है। तो ये हो गया जी सेकंड पॉइंट। उसके बाद है कार्बन एटम जो होता है इट कैन आल्सो फॉर्म ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड या फिर रिंग स्ट्रक्चर्स। कार्बन सिर्फ कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर टेट्रावैलेंसी ही नहीं बल्कि ये कुछ ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड या रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है। अब वो क्या है ये देखिएगा। ये कार्बन एक अनब्रांच्ड का मतलब है कि एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 कार्बन है। ये कंसीडर कर लें 3, 4, 5, ये 5 कार्बन है, एक लंबी लाइन में मौजूद है, एक चेन में मौजूद है। तो इसको आप कह सकते हो अनब्रांच्ड या फिर चेन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया अनब्रांच्ड, इसके अलावा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी बनाता है। ब्रांच में देखें 1, 2, 3, 4, 5 हैं कार्बन, इसमें भी 5, लेकिन यहां पे इस कार्बन के साथ इसकी और इसकी ये क्या बन गई? ब्रांच बन गई। तो इसको आप नाम दोगे ये क्या है? ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है जी, ये ऊपर एक चेन थी, यहां पे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बन गया और उसके बाद फाइनली है रिंग स्ट्रक्चर। ये देखिए रिंग बन गया। तो ये कार्बन 6 कार्बन है, ये मिलकर एक बेंजीन रिंग। ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ रही है कि ये एक बेंजीन रिंग है। तो कार्बन सिर्फ एक अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर नहीं, ब्रांच्ड ही स्ट्रक्चर नहीं बल्कि रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते। तो ये पॉइंट था, कार्बन एटम कैन आल्सो फॉर्म ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड एंड रिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन कंबाइंस विद अदर एलिमेंट्स। कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी मिल सकता है। कार्बन यहां पे आप देखें जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो कार्बन कार्बन की हैं। हर एलिमेंट जो है वो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा रहा है। ठीक है, यहां पे भी कार्बन कार्बन के साथ ही अटैचमेंट हो रही है, लेकिन कार्बन कार्बन के साथ ही नहीं बल्कि विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी मिल सकता है। कैसे? जिस तरह कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिल सकता है, बॉन्ड बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। इसमें देखिए कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, इट इज द यू कैन से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन। अगर इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ें, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक बॉन्ड है, इसको तोड़ें तो इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा कार्बन ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या है? ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि चूंकि इस लेवल पे हमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो बुक में आगे जाके हम देखेंगे पेज नंबर 23 पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ, पेज नंबर 23 फर्स्ट ईयर की बुक में एक लिंकेज बना हुआ है। वो क्या है? 2 मोनोसैक्राइड्स को, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ा जाए। तो जब 2 मोनोसैक्राइड्स को आपस में जोड़ेंगे तो उनके जोड़ने से जो दरमियान में लिंक बनता है, जो लिंकेज बनती है, उसको क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये दोबारा बात सुन लें, कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है ये बेसिकली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की एक एग्जांपल है। इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में ये बॉन्ड बनता है। कैसे? 2 मोनोसैक्राइड्स को जोड़ा जाए तो उनके दरमियान में जो लिंकेज होता है उसको क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये पेज नंबर 23 में आगे जाके हम ओलिगोसैक्राइड्स, पॉलीसैक्राइड्स, इनमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी सिर्फ आप जहन में रखें कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाता है। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है जो मोनोसैक्राइड्स को जोड़ता है। देन इस कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। कार्बन का जो नाइट्रोजन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है और ये किस में होता है? ये अमाइनो एसिड्स में होता है। और कौन सा बॉन्ड? इस बॉन्ड को जो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है इसको क्या नाम देते हो? दिस वन इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। ये याद रखना आपने बेटा। इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर व्हाट? सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर व्हाट? इट मेक्स द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ये क्या बनाता है? अमाइनो एसिड्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। अमाइनो एसिड्स को जोड़ के क्या बनाएगा? प्रोटीन्स बनाता है। तो बच्चों ये हमारे पास पॉइंट था कि कार्बन कंबाइंस विद अदर एलिमेंट्स। कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी मिलकर बॉन्ड्स बनाते हैं, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, इनके साथ मिलकर ये डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स बनाता है। ओके जी, उसके बाद लास्ट 2 पैराग्राफ्स हैं छोटे छोटे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के अंदर, और वो है जी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो कार्बन है इनकी वजह से किस तरह के मॉलिक्यूल्स बनते हैं? तो 2 तरह के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, द सेकंड वन इज स्मॉल मॉलिक्यूल। तो 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 में भी कि 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं अपनी साइज के लिहाज से। एक लार्जर मॉलिक्यूल जिनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल, और स्मॉलर मॉलिक्यूल को क्या नाम देते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो अब देखते हैं लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है। तो इसकी एग्जांपल सबसे पहले दी हुई है
कि सेलुलोज एक लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, फैट्स लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन्स लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं। इनका फायदा क्या होता है? दीज फॉर्म स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स, इनसे सेल्स के स्ट्रक्चर बनते हैं। याद कीजिए, आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जूनियर क्लास में भी आप पढ़ के आए हैं, जिसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है, वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, प्रोटीन्स और लिपिड से। तो जो प्रोटीन्स हैं ये क्या बनाती हैं? ये स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसी तरह से इसमें लिपिड्स की भी एग्जाम्पल दी जा सकती है, लार्जर मॉलिक्यूल है तो ये क्या बनाती है? दे फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, ये किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को बनाती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती हैं, ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन्स को बनाती हैं, उसमें भी लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। तो बच्चों लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स वगैरह, ये क्या बनाते हैं? दे फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, ये सेल्स के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स, नए सेल्स बनते हैं, उनको बनाने के लिए प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, कोलेस्ट्रॉल की, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। तो वो कौन है? वो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो इनको बनाते हैं। सेकंड है स्टोरेज फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, स्टोरेज फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ये छोटे मॉलिक्यूल्स को स्टोर करने में भी हेल्प करता है, जो बाद में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरह मोनोसैकेराइड्स हैं, तो वो बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, तो छोटे मॉलिक्यूल्स को स्टोर करता है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सेकंड वन इज स्मॉलर मॉलिक्यूल, इसको माइक्रो मॉलिक्यूल हम कहते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल, स्मॉलर मॉलिक्यूल माइक्रो मॉलिक्यूल। अच्छा, इसमें एग्जांपल है बच्चों, ग्लूकोज माइक्रो मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड माइक्रो मॉलिक्यूल, फैटी एसिड्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं ये आइदर सोर्स ऑफ एनर्जी, जिस तरह एटीपी है, ये एनर्जी की सोर्स है, यानी कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का असल काम हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करना है। एक बड़ा जो मेन फंक्शन है वो एनर्जी प्रोवाइड करना है। जैसे ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स एनर्जी, फैटी एसिड्स एनर्जी देते हैं। तो ये पहला इसका पॉइंट है, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सेकंड है, इट इज आल्सो द सब यूनिट टू बिल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक बात तो हो गई कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इनको जब हम अपनी फूड का हिस्सा बनाते हैं तो ये हमें एनर्जी देते हैं, एक बात। दूसरा ये भी है कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बनाने में भी हेल्प करते हैं। कैसे? जैसे ग्लूकोज हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अकेला माइक्रो मॉलिक्यूल है और ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएं या इससे ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएं तो वो क्या बना देंगे? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देंगे। तो वो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, वो भी एट द एंड सोर्स ऑफ एनर्जी भी हो सकते हैं, वो बॉडी का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मैक्रो मॉलिक्यूल में कहा कि वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्मॉलर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है बेसिकली, लेकिन ये आपस में मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास जो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। बच्चों वैसे ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जिनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है उसकी एग्जांपल मेंशन करनी है। इसके अलावा हमारे पास मॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये आ सकता है। इसके अलावा एमसीक्यूज बन सकते हैं, विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बन और ऑक्सीजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कार्बन और नाइट्रोजन पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी सेपरेटली पूछी जा सकती हैं। आप इसको कंप्लीट इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन को कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ेंगे जो कि है जी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।